नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज राष्ट्र पर्व है, लेकिन आज के शुभ दिवस पर भी खबरों को खबरदार के लेंस से देखने पर वो चोटें दिख रही हैं जो आज की ही कुछ तस्वीरों से हिंदुस्तानियों के मन पर लगी। किसी ने सोचा नहीं था कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत के शौर्य, शक्ति और स्वाभिमान वाली परेड की तस्वीरें दब जाएंगी और देश की राजधानी में किसानों के उत्पात और चारों तरफ फैली अराजकता की तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग में वायरल हो जाएंगी। गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे हालात पैदा करने वालों को किसान तो नहीं कहा जा सकता है। आईटीओ, लाल किला, गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई सहित हिंसा के कई हॉटस्पॉट आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहे थे। सड़कें जंग का मैदान बनी हुई थी। आंसू गैस, लाठीचार्ज, मारपीट, झड़प, बदहवासी, चारों तरफ अशांति। गणतंत्र दिवस का ऐसा उत्सव नहीं सोचा था किसी ने शांतिपूर्ण कहे जा रहे किसान आंदोलन का एक हिंसक चेहरा जब सामने आया तो देश अवाक रह गया। सब सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी। जब वादा शांतिपूर्ण मार्च का था तो लाल किले पर चढ़ाई क्यों की गई। तिरंगे का सम्मान इतना ऊंचा है कि कोई हिंसा उसे छू भी नहीं सकती, लेकिन आज तिरंगे ने भी अपने नीचे तरह तरह के झंडे लहराते देखे और वो उन्माद देखा जिसने आंदोलन और शांतिपूर्ण विरोध को गणतंत्र के अपमान की रेखा के पार पहुंचा दिया। किसान बेकाबू क्यों हो गए, आंदोलन गलत रास्ते पर क्यों चला गया, लाल किले पर अशोभनीय हरकतें क्यों की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब आगे क्या होगा, इन सारे सवालों का तस्वीरों के साथ हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके साथ ही 9:30 बजे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें यह देश आज दबने नहीं देगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई हिंसा, कोई एजेंडा इन तस्वीरों पर भारी नहीं पड़ सकता। दिन भर की नकारात्मक तस्वीरों को हराने वाली गणतंत्र दिवस की शानदार तस्वीरों का संदर्भ सहित विश्लेषण करेंगे। भारत की विविधता में एकता और शक्ति का जो सूत्र है वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। दिन भर हुए उपद्रव और उत्पात को देखने के बाद ये तस्वीरें आपके लिए मरहम का काम करेंगी। यानी आज खबरदार के दो हिस्से हैं, पहला जख्म वाला, दूसरा मरहम वाला। पहले जख्मों को देखते हैं, फिर मरहम लगाएंगे। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन आज अगर आप अपने किसी करीबी से बात करेंगे तो एक दो वाक्य बोलने के बाद वो उन तस्वीरों पर आपसे चर्चा करने लगेगा जिन्हें देखकर आज पूरे देश को झटका लगा। ये वादा था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली एकदम शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन कुछ लोगों ने इन वादों को ट्रैक्टर से कुचल दिया और फिर पूरे देश और दुनिया ने जो देखा वो भारत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। किस तरह एक हिंसक प्रदर्शन ने राष्ट्रीय पर्व के गर्व को हाईजैक कर लिया, ये विस्तार से देखिए। आज की तस्वीरों ने पूरे देश को कभी ना भरने वाला घाव दे दिया है। ये भारत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। जिन सैनिकों को आज वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके बलिदान का अपमान करने वाली तस्वीरें हैं। लाल किले तक तलवार वाला प्रदर्शन करते इन उपद्रवियों को क्या किसान कहा जा सकता है?
करीब 60 से 65 मिनट तक किसान आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी इन तस्वीरों से देश के सम्मान को घायल करते रहे। ये जगह आंदोलन का अखाड़ा बन गई। बहुत सारे किसान यहाँ लाल किले पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा भी इनके हाथों में है। इसके अलावा जो दूसरे झंडे हैं उनको भी इनकी तरफ से फहराया जा रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली अचानक बेकाबू हुई या ये प्लान का हिस्सा था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आंदोलन में आई भीड़ को किसान नेता बांध कर नहीं रख सके। लाल किले से ठीक पहले दिल्ली के बीचों बीच आईटीओ का इलाका किसानों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गया। किसानों ने बैरिकेडिंग की सीमा लांघ दी। इन तस्वीरों में ट्रैक्टर बैरिकेडिंग के लिए खड़ी बसों को नहीं बल्कि नियम कानून और शांतिपूर्ण रैली के वादे को धक्का दे रहे थे। आंसू गैस, लाठीचार्ज, मारपीट, झड़प और पत्थरबाजी की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड होती चली गईं। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में कभी डंडा दिखा तो कभी दूसरे हथियार। अब जहां मैं मौजूद था उससे आगे की तरफ ये फ्रंट गेट है और लगातार ये देखिए ये उपद्रवी जो टीयर गैस के गोला छोड़ा गया उसको यहाँ पर फेंकते हैं। कैमरामैन विकास कहूंगा ये जरा आगे की तरफ आए और दिखाएं कि ये देखिए जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ी और ये देखिए ये जवान है बकायदा हाथ दिखा रहे हैं कि आप पीछे की तरफ हट जाएं। लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर, ये जरा देखिए ये तस्वीर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया। इस दौरान भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल था। कभी किसान पीछे हट रहे थे, कभी पुलिस। मैं जहाँ खड़ी हूँ एक तरफ पुलिस आप देख सकती हैं काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखिए एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और दूसरी तरफ किसान नेता ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। आंसू गैस का गोला आपको दिखेगा, ये देखिए एक और छोड़ा गया। पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से, नासिर आपको दिखाएंगे, ये देखिए पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरीके से उन्हें भगाया जा सके। ये देखिए पुलिस कर्मी भागे, ये भागे पुलिसकर्मी की कोशिश हो रही है कि किसानों को यहाँ से भगाया जा सके। ये देखिए आंसू गैस के गोले। दिल्ली के आईटीओ पहुंचने से पहले किसानों ने NH-24 के पास पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ भी पुलिस से सीधी भिड़ंत हुई। पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागे। पहले से तय ट्रैक्टर रैली को अक्षरधाम मंदिर से वापस लौटना था, लेकिन किसान वापस लौटने की जगह दिल्ली की तरफ बढ़ गए। नोएडा बोर्ड पर भारी तादाद में किसान यहाँ पहुंचे बैरिकेड के पास और पुलिस आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि उनको तितर बितर करने के लिए थोड़ी देर पहले भी किसानों ने नोएडा बोर्ड पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों की तरफ से तलवारें निकाली गई हैं और देख सकते हैं आप तलवारें निकाली गई हैं किसानों की तरफ से। पुलिस को भगाया जा रहा है, दोनों तरफ से लाठीचार्ज। किसान भी अटैक कर रहा है, किसान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। तलवारें निकाल कर, लाठी निकाल करके पुलिस को मारने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा तो किया था, लेकिन दिल्ली के नांगलोई की इन तस्वीरों को देखेंगे तो शांतिपूर्ण शब्द मजाक जैसा लगेगा। दिल्ली के भीतर घुसने के लिए किसान कुछ भी करने पर आमादा थे। ट्रैक्टरों से सीमेंट की बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा था। लाठी डंडों से लैस उपद्रवियों ने पुलिस के खेमे को उजाड़ दिया। ट्रैक्टर से सारे नियमों को रौंद दिया गया। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर भी अलग नहीं थी। किसानों ने वक्त से पहले ही बैरिकेड्स गिरा दिए और तय रूट से अलग दिल्ली में प्रवेश कर गए। फरीदाबाद में भी हंगामा ऐसा बढ़ा और हालात ऐसे बेकाबू हुए कि पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। कुल मिलाकर किसानों की ट्रैक्टर रैली किसी भी एंगल से शांतिपूर्ण नहीं थी। गणतंत्र दिवस के दिन इन तस्वीरों का संदेश अच्छा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र पर कटाक्ष करने वाली ताकतें इन तस्वीरों को दिखा दिखा कर अपना एजेंडा चलाएंगी। आज इन तस्वीरों से आहत है भारत।
ऐश्वर्या पालीवाल, अरविंद ओझा और राम किंकर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लाल किले पर आज पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प हुई उसका एक वायरल वीडियो भी हमारे पास है। ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि कैमरे की भी तमाम तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो वायरल वीडियो है वो अपने आप को चौंकाने वाला है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो किसान घुस गए हैं अंदर, वो पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं, जबकि किसान संगठनों की तरफ से साफ तौर पर यह वादा किया गया था कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। यानी कि ये तस्वीरें कोई दूसरी ही हकीकत को बयां कर रही हैं। ट्रैक्टर परेड की हिंसा पर दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रैक्टर परेड से पहले दिल्ली पुलिस ने 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल से गड़बड़ी फैलाने की आशंका जताई थी। पाकिस्तान से हिंसा की साजिश रचे जाने का अलर्ट दिल्ली पुलिस के पास था। ये बात समझी जा सकती है कि आज 26 जनवरी का दिन है और इस समय दिल्ली पुलिस के ही ऊपर बहुत बड़ी सुरक्षा का वैसे ही जिम्मा रहता है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि उपद्रवियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। दूसरा सवाल यह हो रहा है कि आखिर हिंसा की आशंका के मद्देनजर इंतजाम किए गए थे क्या? लाल किले तक उपद्रवी कैसे पहुंच पाए? गणतंत्र दिवस जैसे अति सुरक्षा अलर्ट वाले दिन यह घटना कैसे हुई और क्या अब दिल्ली पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी? वैसे दिन में हुई हिंसा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात करने का फैसला हुआ है। सिंघू बॉर्डर समेत हिंसा प्रभावित जगहों पर इंटरनेट पर पाबंदी लगाए जाने जैसे इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि उसने संयम से काम लिया, प्रदर्शनकारियों ने परेड की शर्तों को तोड़ा है और इसकी वजह से पुलिस बल को भी काफी चोटें आई हैं। आपको हाल फिलहाल में याद होगा कि पुलिस की एक तस्वीर को भी बहुत वायरल किया गया था, जिसमें एक लाठी उठाकर किसान पर वार किया जा रहा था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जाहिर है पुलिस पर और भी कई दबाव शायद काम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिजिकल बैरियर्स भी लगाए गए थे और कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। अलग अलग संगठनों के विरोध प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग कार्रवाई का स्तर हम देखते हैं। ऐसे में सिर्फ पुलिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अगर उन्हें संवेदनशीलता बरतने की बात कही गई हो, अगर संयम की बात कही गई हो, तो क्या वाकई अपनी तरफ से एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन जरूरत जरूर थी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भीड़ कानून से ऊपर है? क्या विरोध के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? हम आपका ध्यान कुछ तस्वीरों की तरफ खींचना चाहते हैं। ये वायरल तस्वीर मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। इन तस्वीरों में दिल्ली के आईएसबीटी के पास ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल्स को डंडों से पीटा जा रहा है। ये किस तरह की वीरता है और किस तरह के किसान? दूसरी तस्वीर आईटीओ की बताई जा रही है। यहां पुलिस की बैरिकेडिंग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो पलट गया।
तीसरी तस्वीर आज के आंदोलन पर गंभीर सवाल भी है। इन तस्वीरों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आंदोलनकारी तलवार के साथ दिख रहे हैं। न सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि नोएडा बॉर्डर के पास एक पुलिस वाले पर हमले की कोशिश भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जबकि लाल किले के प्राचीर पर एक शख्स तलवार से करतब दिखाता हुआ दिखा। बात ट्रैक्टर रैली की थी, लेकिन आज के आंदोलन में किसान घोड़ों पर भी सवार दिखे। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुआ उपद्रव भारत को लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। इस उपद्रव के पीछे आज की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन किसान के कंधों पर रखी राजनीति की बंदूक को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। वैसे इस ट्रैक्टर परेड में हुई बड़ी हिंसा के बावजूद किसानों पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए, कोई तोड़फोड़ नहीं। अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होगी हम जीतेंगे नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत को भला किसी किसान से बेहतर कौन समझ सकता है, लेकिन किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाने की जिम्मेदारी जिन चेहरों की थी, उनका रवैया भी देख लीजिए। लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे, उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को भी ऐसे हालात बनने का अंदाजा नहीं रहा होगा, लेकिन जब हालात वाकई बेकाबू हो गए, जब ट्रैक्टर परेड में स्थिति ऐसी बनी कि इसकी 6 जनवरी के अमेरिका के कैपिटल हिल की घटना से तुलना होने लगी, तो ये किसान आंदोलन जिस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहा था, उसका बयान आया। बयान में उपद्रवियों से सीधा पल्ला झाड़ा गया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे। हम हमेशा से मानते रहे कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उल्लंघन आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे अनुशासन को तोड़ने वाले सभी तत्वों से हम खुद को अलग करते हैं। एक जो लाल किले पे सुना है दीप संधू वहां पे थे। अब दीप संधू वो व्यक्ति है जिसको किसान आंदोलन ने पहले दिन से बाहर रखा है। सिंगू बॉर्डर, वो शंभू बॉर्डर जो था, वहां पे इन्होंने मोर्चा लगाया था और इनकी गतिविधियों और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। हम मीटिंग करेंगे आज काल परसों के बीच में मीटिंग करके हमारा पूरा काम को रिव्यू करने का बाद ही अगले कार्यक्रम कैसे हम करेंगे उसका ठीक करेंगे। वैसे जब संयुक्त किसान मोर्चा उपद्रवियों से दूरी बना रहा है, तो राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन सारी जिम्मेदारी पुलिस पर भी डाल रहा है। बीकेयू के बयान में कहा गया है, जो निर्धारित रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था, ट्रैक्टर मार्च उसी रूट पर शुरू हुआ था, लेकिन चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न कर किसान यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसी का नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर सवार भटककर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। परिणाम स्वरूप अवांछनीय तत्वों और कुछ संगठनों को मौका मिला और उन्होंने इस यात्रा में विघ्न डालने का कुत्सित प्रयास किया। बीकेयू इस कृत्य में लिप्त लोगों से खुद को अलग करती है। रणनीति के आगे यहीं रहेंगे, हम कहाँ चल रहे हैं। 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च नहीं, वो नहीं, हमारा वो नहीं है। पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है। ये तो इतना बड़ा होगा, यही होगा। इस बीच किसान आंदोलन के तहत निकले ट्रैक्टर परेड का हश्र ऐसा हुआ जिसमें दिल्ली नहीं, दिल जीतने के दावे हवा हुए। आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिटा तो पहले से सुलग रही किसान राजनीति को खाद पानी मिल गया। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के मुखिया शरद पवार, जिन्होंने एक दिन पहले मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के किसानों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है, उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार है कौन। पवार ने कहा कि किसान आज गुस्से में है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। शांतता रखिए और अपना आंदोलन को वेदत करने का जो प्रयास है, इसको आप मदद मत करो। आई थिंक इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंडल their tractor agitation in different manner. इस हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है,
चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुखिया अमरिंदर सिंह ने कहा है, दिल्ली में हैरान करने वाले दृश्य हैं। कुछ लोगों द्वारा हिंसा अस्वीकार्य है। इससे किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन से उपजी सहानुभूति खत्म होगी। किसान नेताओं ने इससे खुद को अलग कर ट्रैक्टर रैली निलंबित की है। मैं सभी सच्चे किसानों से दिल्ली छोड़कर बॉर्डर पर लौटने की अपील करता हूं। बंगाल से ममता बनर्जी का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के प्रति केंद्र के संवेदनहीन और उदासीन रवैये की वजह से ये स्थिति बनी। महाराष्ट्र में सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना ने दिल्ली की हिंसा को राष्ट्रीय शर्म जरूर कहा है, लेकिन पूछा है अगर ये स्थिति बनी तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी। इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली, ये सवाल है। और सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? अगर सरकार को मालूम था कि किसानों का सब्र का बांध टूटने वाला है, तो यह सरकार की भी जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र के जख्म को आपने देख लिए, लेकिन अब हम और आप गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाएंगे और आज के उपद्रव से मन पर जो घाव हुए हैं उन पर मरहम लगाएंगे। आज 72वें गणतंत्र दिवस का राजपथ वाला विश्लेषण आप विस्तार से देखिए। इस रिपोर्ट में वो सब कुछ है जो आज की घटनाओं के नेगेटिव असर को कम करेगा। Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujibure, Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Advanced light helicopters, Vijay formation में. Insertion, special air drop and air landing mission. 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई। गणतंत्र का उल्लास दबेगा नहीं, शौर्य शक्ति का संचार घटेगा नहीं। सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खरे उतरे हैं ये जोशीले जवान। ये हमारे गणतंत्र का उत्सव है। राष्ट्र पर्व की ये तस्वीर गर्व लेकर आई है। इसे कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। सोने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अदर सिंह चौधरी। राजधानी का राजपथ रंगा हुआ था गणतंत्र के रंग में। ये उत्सव आज दिन भर लगे जख्मों पर मरहम की तरह है। जाट बलवान। राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देखिए। सेना ने जल, थल और नभ में अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया। दुश्मनों का दिल ये तस्वीरें देखकर बैठ गया होगा। सर्वोत्तम सुरक्षा। ये भारत की वो सैन्य ताकत है जिसे देखते ही शत्रु को घबराहट होने लगती है। राजपथ पर आन बान शान के साथ बढ़ते इन कदमों को देखकर दुश्मनों के कदम छिटकने लगते हैं। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस कंप्राइजिंग सोल्जर्स ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। परेड के बिल्कुल शुरू में ही पहली बार राजपथ पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करके दिल जीत लिया। एयरफोर्स लेड बाय Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Jahanu Shahwa and his deputies Lieutenant Farhan Ishraq। इसके ठीक पीछे 61 कैवलरी यानी पूरी दुनिया में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट ने राष्ट्रपति को सलामी दी। T-90 भीष्मा। दुश्मन जमीन पर हो या पानी में, वक्त दिन का हो या रात का, उसे तबाह करके ही दम लेगा ये T-90 भीष्म टैंक। सेना का मुख्य युद्धक टैंक T-90 दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। रात हो या दिन, हर मौके पर सेना का सबसे भरोसेमंद साथी है। राजपथ पर अगला नंबर था इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP सारथ का। युद्ध लड़ने की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बख्तरबंद गाड़ी सेना की जबरदस्त ताकत है। सामने से गुजरते हुए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, सही करे पहली बार और हर बार, हर मौसम और परिस्थितियों में दागों और भूलों के सिद्धांत पर चलने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के इलाके में विध्वंसक हमला करने में सक्षम है। सेना को अपने इस अचूक ब्रह्मास्त्र पर गर्व है। भगवान शिव के धनुष के नाम की पिनाका
अद्भुत विध्वंसक शक्ति और मारक क्षमता की धनी है। इस हथियार की ताकत ये है कि जिस इलाके में इसका इस्तेमाल होगा वहाँ बवंडर मच जाएगा। As a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. राजपथ पर आज सबकी नजर वायुसेना की नई ताकत राफेल पर टिकी थी। फॉर्मेशन के तहत राफेल, जगुआर और मिग-29 ने शानदार फॉर्मेशन बनाया। ये वो ताकत है जिसकी काट निकालना असंभव है। दूसरी बार जब राफेल राजपथ के ऊपर पहुंचा तो उसकी गर्जना से आसमान थर्रा उठा। कलाबाजी ऐसी कि पलक झपकते ही नजर से ओझल हो गया। राजपथ पर आज इतिहास की शानदार झलक भी दिखी। हम बात कर रहे हैं विंटेज डकोटा विमान की। मिग-29 के साथ एयरफोर्स की लकी एयरक्राफ्ट डकोटा की उड़ान सचमुच मनमोहक थी। भारत की फाइटर पायलट भावना कांत के जिक्र के बिना वायुसेना के शौर्य प्रदर्शन की लिस्ट पूरी नहीं होगी। आज राजपथ पर देश की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती दिखी। ये बदलते भारत की सबसे शानदार तस्वीरों में से एक है। परेड के बाद हर साल की तरह राजपथ पर हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत की भी झलकियां दिखी। राज्यों की झांकियों में वहां का रहन सहन, खान पान और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। खास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का मॉडल दिखाया गया था। वाल्मीकि की प्रतिमा है जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की झांकी में भारत की धार्मिक सद्भावना की तस्वीर थी। Its theme, शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट। पहली बार लद्दाख की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल की गई। इसमें भविष्य का विजन दिखाया गया। भारतीय खगोलीय वेधशाला की झलक दिखी। इसके अलावा राजपथ पर कोरोना वैक्सीन के मॉडल की एक झांकी दिखाकर वैज्ञानिकों की कामयाबी को सराहा गया। राजपथ पर इस शानदार परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा की तरफ गए और लोगों को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कोरोना के साए में हुए गणतंत्र दिवस में सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन भारतीय गणतंत्र की विशालता हर साल की तरह इस साल भी दिखाई दे रही थी। आज तक ब्यूरो। और यहाँ पर जो देश प्रेमी जनता उपस्थित है, गणतंत्र की खूबसूरती उसके उल्लास में है। 72वें गणतंत्र दिवस पर धरती की जन्नत कश्मीर से बेहद खास तस्वीरें आई। आप दो तस्वीरें देखिए। जवान शून्य से नीचे तापमान में गणतंत्र का महापर्व ड्यूटी के साथ मना रहे हैं। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन। वहीं कश्मीर के गुरेज में बच्चे गणतंत्र दिवस के उत्साह में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। Equality and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity citizens, just liberty, equality and to promote among them बड़ा घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ी और अभी भी वो घुसपैठ की कोशिशें जारी है। यही कारण है कि चाहे साल का कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, उस बीच नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों का पहरा और चौकसी लगातार जारी है। खासतौर से गणतंत्र दिवस को लेकर सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने यही होती है कि देश के भीतर गणतंत्र दिवस समारोह बिना किसी गड़बड़ के अंजाम तक पहुंचे। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, बंडीपोरा, आज तक। इनकम टैक्स छूट को लेकर आम आदमी के मन में हर साल की तरह इस बार भी कई उम्मीदें हैं। 80C की लिमिट बढ़ाने से लेकर होम लोन छूट तक हर मोर्चे पर आम लोगों को राहत की उम्मीद है। सरकार भी मंदी से परेशान आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए कई तरह की राहत देने पर विचार कर रही है। बजट में तमाम सेक्टर्स के लिए फायदे नुकसान वाले ऐलान किए जाते हैं। नुकसान से मकसद उनके कारोबार को कमजोर करना नहीं होता, बल्कि सरकार अपनी तिजोरी भरने के लिए कई बार अतिरिक्त ड्यूटी लगाती है। कोरोना काल में उम्मीद है कि किसी भी सेक्टर पर कोई एक्स्ट्रा बोझ डालने का ऐलान सरकार नहीं करेगी। उल्टा इस बार तो सभी लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में कुछ ऐसा ही इनकम टैक्स के मामले में आम आदमी को भी उम्मीद है। दरअसल ये दौर महामारी के नाम रहा, तो सबसे पहली मांग तो इस बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च में टैक्स छूट से जुड़ी है। टैक्स नियमों के मुताबिक कैंसर, एड्स समेत कई
बीमारियों के लिए आयकर की धारा 80 DDB के तहत सालाना 40,000 रूपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 1 लाख रुपए है। इस बार केंद्र सरकार से कोरोना के इलाज पर आए खर्च को सेक्शन 80 DDB के तहत लाने की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इस दौर में लोगों को हेल्थ कवर की जरूरत भी समझ आई है। ऐसे में सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फैसला करेंगे। सेक्शन 80D के तहत सरकार को किसी शख्स के खुद के साथ ही उसके माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 की अतिरिक्त छूट देने की मांग की जा रही है। फिलहाल सेक्शन 80D के तहत 25,000 रूपए तक के हेल्थ प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा 50,000 रूपए है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि टैक्स इंसेंटिव बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़वाएंगे। ऐसे में इलाज पर महंगा होता खर्च ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की वजह से लोगों की पहुँच में आ सकेगा। एक्स्ट्रा लिमिट जो बढ़े 1.5 लाख से ऊपर की, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे कर सकती है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंड्स, कोई शेयर्स या कोई बॉन्ड्स वगैरह कुछ इशू कर दे, जिससे गवर्नमेंट को थोड़े पैसे मिल जाए, गवर्नमेंट को फंड्स मिल जाएंगे कुछ लो इंटरेस्ट रेट पर, और लोगों को इनकम टैक्स में बेनिफिट्स हो जाएगा। इसके साथ ही अगली मांग है कि बरसों से एक ही रकम के साथ धरने पर बैठी 80C की लिमिट को बढ़ाया जाए। इस बार लोगों की मांग है कि सेक्शन 80C की कटौती सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना की जाए। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने और देश की विकास दर की रफ्तार बढ़ाने का तरीका सरकार खोज सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार इस बार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सर्विसेज के बीच साफ अंतर को अपनाएगी। लॉन्ग टर्म सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए टैक्स पॉलिसी में कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं है, जिसकी जरूरत कोरोना काल में काफी महसूस हो रही है। सेक्शन 80 DDB इनकम टैक्स पेयर को एग्जम्पशन देता है यदि वो किसी स्पेसिफिक काइंड की बीमारी के इलाज में ड्यूरिंग द ईयर खर्चा करते हैं। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, कुछ गंभीर बीमारियां जैसे किडनी की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, इस टाइप की बीमारियों से रिलेटेड खर्चा करते हैं। ये डिडक्शन 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और इसमें यदि इंश्योरेंस आपने करा रखा है या आपको इंश्योरेंस अमाउंट मिला है या वेतनभोगी लोगों को कुछ एम्प्लॉयर ने रिवर्स कर दिया है, तो वो अमाउंट माइनस हो जाता है। अगर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे बाइफरकेट करे और उसमें दोनों में छूट दे, तो लोगों को सेविंग्स हैबिट पड़ेगी। अगर सेविंग हैबिट पड़ेगी तो क्या होगा, एक तो टैक्स रिबेट मिलेगी उनको, दूसरा कल को ऐसी पेंडेमिक या ऐसी कोई और प्रॉब्लम्स आती है तो गवर्नमेंट को मिनिमल सपोर्ट देनी पड़ेगी। लोगों के पास सेविंग्स होंगी तो हम लोग आराम से इससे निकल जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि विड्रॉल की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर सपोज ऐसी पेंडेमिक आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो विड्रॉल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी और उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वे में गवर्नमेंट इसको इंडिया को बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही आम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की वकालत भी की जा रही है। डिमांड हो रही है टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में ज्यादा छूट देने की भी मांग की जा रही है। सर्विसेज पर ब्याज दर काफी कम हो जाने और महंगाई दर के बढ़ जाने से लोगों की बचत पर रिटर्न भी घटा है। ऐसे में टैक्स की देनदारी से वरिष्ठ नागरिकों को दोहरी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो सिर्फ इंटरेस्ट पे या पेंशन पे ही डिपेंडेंट है, उनके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना है, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन है और जो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट या तो सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या जो उनका टैक्सेशन है वो कम कर दे या कोई और इंसेंटिव्स दे दे, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वे में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। हालांकि इन डिमांड्स पर सरकार किस तरह गौर फरमाती है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही खाली खजाने को भरने के लिए सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है और टैक्स छूट देकर वो किस तरीके से इसकी भरपाई करेगी, इसका जवाब मिले बगैर ये छूट देना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। शेयर बाजार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद देश में विनिवेश की रफ्तार बहुत सुस्त है। बजट में सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा था। इस टारगेट में से अभी तक महज 15% तक हासिल करने में सरकार को कामयाबी मिली है। दावा किया जा रहा है कि इस साल कुल लक्ष्य का 20 से 30% ही सरकार हासिल कर पाएगी। शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी के बावजूद इस साल सरकार विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने में असफल हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है LIC के IPO में हो रही देरी।
अब अनुमान लगाया जा रहा है कि LIC का IPO अगले कारोबारी साल यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच आएगा। इसके साथ ही कुछ और सरकारी कंपनियों में विनिवेश का इंतजार भी इस साल पूरा होना मुश्किल है। इसके चलते 2020-21 में विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी अधर में लटक सकता है। अभी तक विनिवेश के जरिए सरकार को महज 28,298.26 करोड़ रुपए ही हासिल हुए हैं। अभी तक के अनुमानों के मुताबिक सरकार को विनिवेश से इस साल महज 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ ही मिल पाएंगे। 2019-2020 में 1.05 लाख करोड़ के विनिवेश लक्ष्य से सरकार 14,700 करोड़ रुपए कम मिले थे। सरकार फिलहाल एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में लगी है, लेकिन बिक्री में देरी की वजह से अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी कम PE भाव पर कारोबार कर रही हैं। अगर भारत पेट्रोलियम का रणनीतिक विनिवेश हो जाता है तो इससे प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ पाएगी। इसके बाद सरकार ज्यादा आक्रामक होगी और आगे की बिक्री के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल अगले किसी विनिवेश से पहले सरकार बजट का इंतजार करेगी। जानकारों का भी मानना है कि बजट में होने वाले ऐलान शेयर बाजार में तेजी की वजह बनेंगे और इससे सरकार को भी विनिवेश के जरिए ज्यादा रकम मिल पाएगी। अगर सरकार के नीतियों की बात की जाए तो बजट के बाद हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। बिकॉज इन इंडिया नाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस मैन के लिए, व्यापारियों के लिए ये कितना आसान बना सकते हैं। अगर हम 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 के बजट की बात करें तो आप देखेंगे बजट के बाद मार्केट में एक लोगों को उम्मीद जगी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बजट के बाद हमें एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। हालांकि विनिवेश को लेकर सरकार की जल्दबाजी पेट्रोल डीजल की वजह से भी नहीं है। 2.1 लाख करोड़ के लक्ष्य से अगर 70,000 करोड़ विनिवेश से मिल गए तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बचे हुए 1.4 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज से मिल सकते हैं। वो भी तब जब 2020-21 में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 10 से 16% की गिरावट का अनुमान है। 2019 में पेट्रोल की कुल कीमत में टैक्स की हिस्सेदारी 47% थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 60% हो गई है। ऐसे में सरकार कंपनियों की सही वैल्यूएशन का इंतजार करके विनिवेश के जरिए ज्यादा रकम जुटाने का इंतजाम कर सकती है। वैसे भी जानकारों का मानना है कि शेयर बाजार में आई हालिया तेजी की वजह देखकर इसके लुढ़कने की आशंका कम है। अगर आप दिसंबर 2020 और सितंबर 2020 के डाटा को देखें तो दिसंबर 2020 में सारे FII और DII अपने पोजीशन को ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जितनी भी कंपनियां हैं नेक्स्ट 50, if you are talking about Nifty 50 और टॉप 100 कंपनी ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें उन लोगों ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। यानी सरकार का इरादा बजट के बाद की तेजी में विनिवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना हो सकता है, जिससे अगर इस साल कम कंपनियों का भी विनिवेश हो तब भी रकम मनमाफिक हासिल हो जाए और कोरोना के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।